गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी धीरे धीरे कर रहे होंगे। हमने जितने भी वीडियो भेजे हैं बेटा, आप बहुत ध्यान से देखें, अपने नोट्स को बनाएं और हम आपको एक बार रिमाइंड करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। स्कूल में जब मैम ने आपको दिया प्रोजेक्ट, वो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर का था और जो मैंने आपको दिया है वो एग्रीकल्चर। तो आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए कि दोनों में से आप जो भी बनाना चाहें आप उसे बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि द प्रोजेक्ट शुड बी वेरी नीट and clean and it should be very attractive. Pictures, maps according to the topic आपको उसमें चिपकाने हैं, कवर करना है और उस पर अपना नेम स्लिप को लगाना है। फर्स्ट पेज में जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन भेजा है 10th क्लास के ग्रुप पे, आप उसमें से देख करके बिल्कुल वैसे ही करें। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो जो आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने सेकेंड वीडियो में एग्रीकल्चर का हम लोग ने क्रॉप्स को पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट वी हैव read about the geographical conditions of rice, wheat, गेहूँ, चावल and the millets, मतलब ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में, उसके geographical conditions के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग ने मेज़, मक्का को पढ़ा, शुगर केन और उसके बाद गन्ना। उसके बाद हम लोग ने तिलहन मीन्स ऑयल सीड्स को पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द बेवरेज क्रॉप्स, पीने वाले पेय फसलें जो हम पीते हैं, जैसे उसमें चाय है और कॉफ़ी। तो ये दो तरह की चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द टी। चाय के बारे में सीखते हैं। इट इज़ अ बुशी प्लांट, ये एक झाड़ीदार पौधा है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। मतलब ये इस तरह की जलवायु में ट्रॉपिकल क्रॉप्स इसको कहते हैं। एंड इस तरह के क्लाइमेट में इट इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके जो टेंडर लीव्स ऑफ टी बुश आर पिक्ड बाय हैंड, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चाय की पत्तियां बहुत कोमल होती हैं, उनको हाथों से तोड़ना पड़ता है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये। अब आप देखते हैं, स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग द लीव्स। ये जब चाय की पत्तियां बागानों में और पहाड़ों पर जब तोड़ी जाती है तो इसके लिए जो है ये बहुत ही मज़दूरों की, लेबर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मैनुअली इट इज़ प्लक्ड बाय हैंड, ये हाथों से तोड़ने वाली, ये इसको आप मुलायम होती है तो इसको आप बहुत ही डेलिकेटली, इट कैन बी प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट्स, इसको हाथों से तोड़ा जाता है। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स, मतलब ये हिली स्लोप्स पे ज़्यादा होता है। तो जो ढलान वाले जो पहाड़ी होते हैं ना, ढलान वाली पहाड़ियाँ होती हैं, उसी पहाड़ियों पर चाय को उगाया जाता है। अब इसके लिए इसके जोग्राफिकल कंडीशंस को, इसकी भौगोलिक स्थिति को हम देखेंगे तो सबसे पहले चाय के लिए टेम्परेचर, व्हाट टेम्परेचर इज़ नीडेड? इट इज़
needed 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, वर्षा 150 सेंटीमीटर्स टू 300 सेंटीमीटर्स, मीन्स इट नीड्स हैवी रेनफॉल। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ढलान वाले ज़मीनों पे होती है, पहाड़ों पे होती है, जिससे पानी उससे निकल जाए, उस पर रुके ना। देन द मिट्टी, दैट इज़ द सॉइल, वेल ड्रेन, डीप, फर्टाइल, रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर। मतलब इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सूखी, उपजाऊ, जीवांश युक्त गहरी और चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। ये पहाड़ों पर होती है, पहाड़ों की सीढ़ियों पे, जिससे कि पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन वो निकल जाता है, बह जाता है, ढलान से बह जाता है। अब ये किन राज्यों में चाय की खेती होती है उसको देखते हैं। आसाम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, ये नाम आपने सुना है और बहुत ही कॉमन है, जहाँ पर चाय की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। और वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। So other states are also here. These are the main states, but other states are also there where the tea plants are grown, like Himachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, Uttarakhand and Andhra Pradesh. Now next is coffee. अब हम कहवा भी बोलते हैं इसको। कॉफ़ी के जोग्राफिकल कंडीशंस को हम अब पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो जो कॉफ़ी होती है उसकी दो वैरायटी होती है। सबसे अच्छी वैरायटी जो है उसको अराबिका बोलते हैं, वो दैट इज़ द वैरायटी किस्म। तो ये जो है ब्रॉट फ्रॉम यमन, ये यमन से लाई गई थी इस वैरायटी को, अराबिका को, हमारे इंडिया में। And it was first grown on Baba Budan Hills in Karnataka. सबसे पहले हमारे भारत में कहाँ पर आया ये चाय की खेती का जो शुरुआत हुई, वो बाबा बुदान हिल कर्नाटका में है, वहाँ की पहाड़ियों से सबसे पहले इसको बोया गया। और now some characteristic of the कॉफ़ी प्लांट्स। सो सबसे पहले इट इज़ लेबर इंटेंसिव, ये श्रम सघन तथा मतलब ये इसमें श्रमिकों की ज़रूरत होती है, इसमें श्रम की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने चाय में पढ़ा। और कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ये पूंजी प्रधान है, इससे हम बेच करके और पैसे कमा सकते हैं। एंड हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज by exporting to other countries, इससे हम दूसरे देशों में कॉफ़ी का निर्यात करके, बेच करके दूसरे देशों से इसको हम फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को हम जो है अर्न कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं, चाहे उसको हम बेच करके उससे हम अर्न कर सकते हैं। Now geographical condition required for the growth of coffee are, तो हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति कॉफ़ी के लिए। सब फर्स्ट इज टेम्परेचर, तापमान हमको कितना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। एंड द रेनफॉल, वर्षा, दैट इज़ बिटवीन 150 सेंटीमीटर्स टू 200 सेंटीमीटर्स के बीच में, इन बिटवीन। एंड द सॉइल, मिट्टी, डीप, दैट इज़ बहुत ही डीप, गहरी, एंड फर्टाइल, उपजाऊ, गहरी और उपजाऊ, डीप एंड फर्टाइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये इसके अंदर जो है वो बहुत उर्वरक शक्ति होती है और ये कार्बनिक पदार्थ में भी बहुत ही रिच जो है वो होते हैं। अब ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, स्टेट्स आप देख लें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा
नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है। कॉफ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ आफ्टर टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी के बाद उसके बाद हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को आप हिंदी में बागबानी फसलें भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बागबानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मेनली फ्रूट्स ज़्यादा ये हॉर्टिकल्चर में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। अभी जैसा कि हमने बताया कि हमारा भारत जो है वो सेकेंड स्थान पर है, या इसका दूसरा स्थान है हमारे संसार में सबसे ज़्यादा फलों की और वेजिटेबल मतलब सब्जियों को उगाने वाला हमारा देश सेकेंड स्थान पर आता है। आफ्टर चाइना इन इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज़ एंड बनानास। सबसे ज़्यादा चाइना के बाद हमारे देश में जो मैंगोज़ और बनाना, मतलब मैंगोज़, अभी तो मैंगोज़ का सीज़न है ना, आप खा रहे होंगे, पापा ख़रीद के लाते होंगे या आपके घरों में अगर पेड़ हो तो मैंगोज़ एंड एज़ वेल एज़ बनाना, आम और केला की खेती जो है चाइना के बाद हमारे भारत में सबसे ज़्यादा होती है। नाउ इंडिया प्रोड्यूसेस a varieties of tropical fruits such as cashew nut, lychees, pineapple, guava, that is ये उसको बोलते हैं बेर, एंड दैट इज़ अभी आप उसमें बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो गर्मी के फल हमारे देश में होते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ उगाया जाता है तो आपने अभी पढ़ा कैश्यू नट, जैसे कि काजू, फिर लीची है, लीची तो आप जानते हैं अभी बाज़ार में बिक भी रही है, पाइनएप्पल, अनानास, फिर गुआवा, अमरूद और बेर जो हरे हरे होते हैं, बेर खट्टे मीठे, और साथ में चीकू और ग्रेप्स, अंगूर। ये सारी चीज़ें गर्मियों के फल हैं। फिर टेम्परेट फ्रूट्स कौन से हैं? शीतोष्ण फल कौन से हैं? सर्दियों के फल। तो उसमें आप खाते हैं एप्पल्स, फिर पीचेस और पेयर्स, नाशपाती, आड़ू, फिर उसके बाद आप एप्रिकॉट जिसको खुमानी बोलते हैं, और आप पोमोग्रेनेट का मतलब अनार, वो हमेशा मिलता है, और साथ में आप नाशपाती भी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं, और वॉलनट, अखरोट। ये सारी चीज़ों को आपने देखा, ये सारे फल जो हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के हैं, बागबानी फसलें हैं जो हमें जाड़े गर्मी दोनों में मिलते हैं। तो ये 3 हमने बेवरेज क्रॉप्स पढ़ा है, 2 जिसमें हमने कॉफ़ी और टी को पढ़ा, और साथ में हॉर्टिकल्चर। अब हम देखते हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, अन्य खाद्य फसलें। अन्य खाद्य फसलों में सबसे पहले हम देखेंगे रबर, कॉटन, जूट और रेशम। उसमें हम देखेंगे रबर, कॉटन, जूट और सिल्क। तो सबसे पहले हम रबर के बारे में सीखते हैं। रबर ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट्स, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो हम बता रहे हैं अभी, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये बहुत बड़े बड़े खेतों में, बागानों में, स्टेट्स में होती है, जैसे कि उसको बोलते हैं बड़ी संपत्ति, बहुत एकड़ खेतों में। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है। सेकेंड है सिंगल टाइप ऑफ ट्री ग्रोन, केवल एक ही तरह के पेड़ हेक्टर्स ऑफ लैंड में बोए जाते हैं। एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज लेबर इंटेंसिव। ये क्या है? लेबर इंटेंसिव, श्रम सघन, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा श्रमिकों की, मज़दूरों की, लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ये पूंजी प्रधान, मतलब ये इसके अंदर पैसा बहुत लगता है,
बहुत ही ज़्यादा इसमें खर्चा लगता है। एंड द लास्ट इज़ बेसिक प्रोसेसिंग डन इन फैक्ट्रीज ऑन द प्रोडक्शन और बाय द प्लांटेशन इटसेल्फ एज रबर मिल्क। उसको रबर के मिल्क को क्या बोलते हैं? लैटेक्स। लैटेक्स क्या बोलते हैं? जो रबर में से जो वाइट कलर का जूस निकलता है और लिक्विड निकलता है, उसको लैटेक्स बोलते हैं। तो ये 5 आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया। ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल, बहुत बड़ी संपत्ति में, बहुत हेक्टर्स ऑफ लैंड में होता है। एक ही तरह के सिंगल टाइप ऑफ ट्री ग्रोन, मतलब एक ही तरह के सिर्फ रबर, तो हेक्टर्स ऑफ लैंड में सिर्फ रबर ही ग्रो होता है। फिर तीसरा है लेबर इंटेंसिव, इसमें श्रमों की कोई बहुत ज़रूरत होती है। और साथ में कैपिटल इंटेंसिव, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और द लास्ट है, इसके अंदर जो फैक्ट्रीज़ में ये इसकी मुख्य प्रक्रिया जो है, रबर निकालने के बाद इसकी मुख्य प्रक्रिया बागानों के कारखानों में, जैसे जो पेड़ों के बागान होते हैं ना, बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, उसके बीच में ही वहाँ पर कारखाने होते हैं। तो वहाँ से ही रबर को एक साथ, उसके दूध को, रबर के दूध को एक साथ, उसको लैटेक्स बोलते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होता है। और इसमें बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, ताकि जो है रबर इट शुड बी नॉट पेरिशेबल, मतलब ये लैटेक्स इज पेरिशेबल, ये जल्दी से नष्ट होने वाला ये जो है पदार्थ है, ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इसको लैटेक्स को जल्दी से ट्रीट किया जाता है, उसके अंदर जो भी एसिटिक एसिड वगैरह डाल करके उससे जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है, उसको बहुत जल्दी उसको लैटेक्स को पेड़ों से निकालने के बाद उसको बहुत जल्दी उसका कार्य करना पड़ता है, उसको जल्दी से प्रोसेस में लाना पड़ता है, ताकि अगर टायर, ट्यूब्स और मैट्रेसेस, ट्रॉयज़ और जो भी चीज़ें, इरेजर्स बनना हो, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, अनगिनत चीज़ें, तो उसको आप जल्दी से फैक्ट्री से उसको डिस्पैच करते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो सामान अच्छी तरीके से बन जाए। अब हम पढ़ते हैं, रबर पढ़ा अभी हमने, और उसके बाद अब हम कौन सा पढ़ेंगे, इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हैं। तो जोग्राफिकल कंडीशंस के मतलब उसमें हम भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले द टेम्परेचर, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है वो गर्मी की ज़रूरत होती, तापमान की ज़रूरत होती। रेनफॉल भी अच्छा खासा इसमें ज़रूरत पड़ता है, लाइक 200 सेंटीमीटर्स। और सॉइल किस तरह का इसमें इस्तेमाल या सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, तो वेल ड्रेन लेटराइट सॉइल, मतलब अच्छी तरीके से सूखी लेटराइट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें बहुत उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। फिर स्टेट्स कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो हम राज्यों को देखेंगे, तो केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में, दैट इज़ आइलैंड। और फिर इसमें गारो खासी हिल्स ऑफ मेघालय, जो हम नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय हिल है, वहाँ 3 तरह की हिल्स है। तो 3 हिल्स जैसे गारो, खासी एंड जैंतिया, तो ये 3 हिल्स हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मेघालय में गारो के हिल्स में ज़्यादा मिलती है। तो ये हमने सीखा इसके राज्यों के बारे में, रबर के बारे में हमने सीखा। अब हम सीखेंगे, अब हम कपास, दैट इज़ कॉटन के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमें कॉटन क्यों इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, और काहे हमारे लिए इसको इसमें कितना जो हम जोग्राफिकल कंडीशंस या तापमान या इन चीज़ों की ज़रूरत होती, तो हम सब चीज़ इसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले है फाइबर क्रॉप्स, इसको हम फाइबर क्रॉप्स बोलेंगे, इसको आप रेशेदार फसलें भी बोल सकते हैं। तो इसमें जूट और कपास ये 2 आते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, फाइबर क्रॉप्स बोलेंगे, रेशेदार फसलें। तो इसमें हम सबसे पहले कॉटन देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जूट को पढ़ेंगे। तो कॉटन पढ़ते हैं, इसको हिंदी में कपास बोलते हैं।
और इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, यह खरीफ की फसल है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। बेसिक रॉ मटेरियल फॉर कॉटन, मतलब ये जो कॉटन बनाने के लिए, सूती कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले इसकी जो ये है बेसिक मटेरियल है। तो सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है, बेसिक रॉ मटेरियल को कच्चा माल। अगर हमें कॉटन बनाना है, कॉटन का कुछ भी बनाना है, तो कपड़े बनाने हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रॉ कॉटन की, कच्चे माल की। सेकेंड है लेबर इंटेंसिव क्रॉप, इसमें श्रमिकों की बहुत ज़रूरत होती, मज़दूरों की, लेबर्स की। एंड इट इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप, ये व्यावसायिक फसल है। क्यों? क्योंकि इसको बेच के, कपास को बेच के, कॉटन को बेच के, इससे जो है हम दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में, सो वी कैन गेट अ मनी फ्रॉम देयर। सो नाउ द जोग्राफिकल कंडीशन, इसके हम भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं। इसमें तापमान, दैट इज़ द टेम्परेचर नीडेड 20 डिग्री सेल्सियस टू 30, इसमें भी अच्छा खासा गर्मी की ज़रूरत होती है और गर्म देशों में होता है। एंड द रेनफॉल, वर्षा 75 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 75 टू 80 सेंटीमीटर्स। फिर हम देखेंगे सॉइल, मिट्टी, डीप एंड फर्टाइल ब्लैक एंड अवेलियल सॉइल, दैट इज़ इसमें जो है डीप एंड फर्टाइल ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल, इसमें गहरी, मतलब ये उपजाऊ काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मिट्टी की बहुत ही ज़रूरत, अच्छी उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती, जिससे कि फसल अच्छी हो। नाउ द वेदर, किस तरह का वेदर होना चाहिए? कॉटन है तो इसके लिए जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि कॉटन अच्छी तरीके से उसकी उपज हो। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, वेदर शुड बी फ्रॉस्ट फ्री, जो क्लियर एंड सनी वेदर नीडेड। क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसमें वेदर शुड बी फ्रॉस्ट फ्री, जो इसका जो क्लाइमेट है, जो इसकी जो वेदर है, आप जिसको कहते हैं, जो जिस परिस्थिति में आप कॉटन को बोएं, किस मौसम में बोएं, तो उस समय पाला रहित, वहाँ उस समय पाला जैसे ओस वगैरह नहीं गिरनी चाहिए, या कोहरा नहीं होना चाहिए, या शीतलहरी नहीं होनी चाहिए, और खूब खिली हुई धूप होनी चाहिए, बहुत तेज़ खिली हुई धूप, और साथ में ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि वो कॉटन को अच्छा ग्रोथ दे। और साथ में आप इसके स्टेट्स को देख लें, गुजरात में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स में इसकी खेती बहुत अच्छी से होती है। तो अभी हमने रेशेदार फल या फाइबर क्रॉप्स को पढ़ा, उसके अंदर सेम जैसे रेशेदार या फाइबर क्रॉप्स के अंदर जूट भी आता है। तो अब हम जूट को इसके बाद सीखते हैं। तो जूट, इसको ये फाइबर क्रॉप्स है और इसको गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन फाइबर, और हिंदी में इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले है जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग सैक्स। तो जूट किस लिए उगाया जाता है? बोरियों को। आपने देखा होगा ना कि अनाज, जो भी चावल, गेहूँ, मक्का, शुगरकेन और जो भी हमारे अनाज हैं, वो फसलें हैं, वो सब बोरियों में, जो ये जूट की बनी हुई बोरियां होती हैं, आपके घर में भी होगा, तो बोरियों के काम बनाने के काम में आता है। फिर कारपेट्स, चटाई बनाने के काम आता है। फिर रोप्स, आपने देखा होगा, रस्सी जो कुएं में भी डाली जाती है, बांधने के भी काम आती है, बहुत सी चीज़ों में काम आती है। तो आप जब कभी अपने विलेज जाते हो, गांव जाते हो, तो वहाँ आपने देखा होगा झूले पड़े रहते हैं।
तो वो झूले में भी आप रस्सियों का, मोटे मोटे रस्सियों का बहुत काम आता है। सारे इंडस्ट्रीज़ में, बहुत चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। सो एंड ऑल्सो द डो मैट्स, कभी कभी आपने देखा होगा रस्सियों से बटे हुए आपने डो मैट्स भी देखे होंगे, जो आपने पाँवदान बोलते हैं उसको। और साथ में जूट बैग्स, आपने देखा होगा आपके घरों में भी जूट के बैग्स होंगे, जिसमें कि आप टिफ़िन वगैरह या मम्मी कुछ साग सब्जियाँ मंगाती हैं तो उसमें भी वो थैलियाँ काम में आती है। एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ नीडेड, तो इसके लिए जूट के लिए, जैसा कि कॉटन के लिए आपको ज़रूरत है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसी तरीके से गर्म और आर्द्र जलवायु में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जूट की खेती बहुत अच्छी होती है। अब इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस को हम देखते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हैं। तो सबसे पहले तापमान, इसमें भी ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, 25 से लेकर 30, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इज़ नीडेड, मीन्स मोर 150 सेंटीमीटर्स टू 200 सेंटीमीटर्स। एंड मिट्टी कैसी चाहिए? सॉइल, इट इज़ नीडेड फर्टाइल अलूवियल सॉइल, फ्लड प्लेन, जहाँ पर ज़्यादा, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में ये जूट की खेती बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो नदियों के किनारे ये खेती को किया जाता है। वेस्ट बंगाल में बहुत से जैसे दामोदर है, हुगली रिवर है ना वेस्ट बंगाल में, तो उसी में बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपने देखा हुगली नदी के किनारे, तो आपने दामोदर रिवर के किनारे, तो ये सब नदियों के पास जहाँ पानी बहुत ज़्यादा सबमर्ज हो वहाँ पर ये जूट की खेती होती है। अब इसमें आप देख लीजिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के मैदानों में जहाँ जमा होती वहीं पर इसकी खेती होती है। और किन राज्यों में ये होता है? सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है और मेघालय। इन राज्यों में जूट की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ note down these geographical conditions and the chief characteristic in your copy. It will be helpful in the examination. So don't only write the question answer, don't wait for only writing the question answers, क्योंकि आप साथ साथ में करते जाओगे तो आपको अच्छा नोट्स मिल जाएगा। और अगर केवल क्वेश्चन आंसर्स के लिए रुके रहेंगे तो पूरे चैप्टर से आपको केवल 8-10 क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे। तो आप इसके नोट्स, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारे नोट्स, जोग्राफिकल कंडीशंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट्स को आप बनाते चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप you will watch my videos. Thank you student, God bless you all.